नमस्कार, मेरा नाम अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य जी है। मैं पेशे से एक वकील हूँ। आज मैं समाज की एक मुख्य धारा के बारे में बात करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। ये समाज की मुख्य धारा क्या है? ये समाज की मुख्य धारा आप और मैं हूँ, यानी कि हम महिलाएं हैं। आज हम महिलाओं के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे तो हम महिलाओं को समाज में कई तरह की अवहेलना का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी भारत के कानून ने हमें कई तरह के अधिकारों से नवाजा भी है। हम महिलाएं उन अधिकारों के बारे में नहीं जानते, या तो जानना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हमें इसकी जानकारी प्राप्त कहाँ से होगी। तो चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ हम महिलाओं के अधिकारों के बारे में कुछ ज्ञान देने या अपना ज्ञान साझा करने। सबसे पहले मैं ये वीडियो की शुरुआत इसी से करना चाहूँगी, ये कहकर करना चाहूँगी कि अगर मेरे वीडियो से किसी एक महिला को भी लाभ होता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे आगे किस विषय पर वीडियो बनाने चाहिए या आपको किस विषय के बारे में जानना है लॉ फील्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जो है महिलाओं के अधिकार को कुल मिलाकर 6 भागों में बांटा है। पहला, एक कर्मचारी के रूप में। दूसरा, एक गृहिणी के रूप में। तीसरा, एक जनसाधारण महिला के रूप में। चौथा, संपत्ति में महिलाओं के क्या अधिकार है। पांचवा, महिलाओं के अधिकार जो उनको दिए गए हैं जिसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे अधिकार हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और छठा, एक अपराधी के रूप में महिलाओं के क्या अधिकार है। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि भारत के समाज में या फिर भारत के कानून में, आईपीसी ने, हमारे आईपीसी ने, हमारे सीआरपीसी ने, हमारे संविधान ने हम महिलाओं को एज अ अपराधी भी कई सारे अधिकार दिए हैं जिनका उल्लंघन कोई कानून नहीं कर सकता। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक कर्मचारी के रूप में महिलाओं के अधिकार। एक कर्मचारी के रूप में इक्वल रिमुनरेशन एक्ट के अनुसार एक महिला और एक पुरुष जब दोनों किसी एक कंपनी या फिर किसी भी जगह कार्य करते हैं तो दोनों को समान वेतन पाने का अधिकार है। लिंग के आधार पर आप वेतन में मतभेद नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए आपको सजा हो सकती है। अब अगर बात करें महिलाओं की ओवर टाइम की, अगर महिलाएं 8 घंटे से अधिक कार्य करती हैं या ओवर टाइम करती हैं तो उन्हें ओवर टाइम के लिए इक्वल सैलरी जैसे कि पुरुषों को दिया गया है, सेम वैसी ही सैलरी देना अनिवार्य है। दूसरा, यदि महिलाओं को किसी प्रकार की उत्पीड़न का सामना करना पड़े जहां वो कार्य कर रही है वहां या कार्यस्थल पर, तो यदि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, मानसिक या मौखिक तौर पर उत्पीड़न हो रहा है तो महिलाएं इसका कंप्लेन सबसे पहले अपने ब्रांच ऑफिस में कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें 3 महीने तक का समय है कि वो 3 महीने के अंदर अपने ब्रांच ऑफिस में इसकी जानकारी दें और इसका एक प्रतिलिपि अपने पास ज़रूर रखें। प्रतिलिपि का अर्थ है जेरोक्स कॉपी, ताकि जब वो एफआईआर करें तो उनके पास एक सबूत हो कि वो इससे पहले अपने ब्रांच ऑफिस में इसका कंप्लेन कर चुकी हैं। तीसरा, निजता का अधिकार। हर महिला को अपनी निजी जीवन को संक्षिप्त में या फिर छुपा कर रखने का अधिकार होता है। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ उत्पीड़न तो हो रहा है लेकिन फिर भी वो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती। क्यों? क्योंकि वो समाज से डरती हैं या वो नहीं चाहती कि समाज उन्हें जज करे। तो वो कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर भी अपना कंप्लेन करा सकती हैं। कुछ महिलाएं एफआईआर करवाने से शर्माती हैं कि शायद एफआईआर करवाऊंगी तो वहाँ पे पुरुष होंगे, उनके बीच अपने शारीरिक उत्पीड़न के बारे में कैसे बताऊंगी। तो उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर एफआईआर चाहें तो किसी महिला अधिकारी के पास भी करवा सकती हैं, और तो और वर्चुअल भी करवा सकती हैं। हो सकता है ईमेल एड्रेस पे या फिर पोस्टल एड्रेस पे भी वो अपने जो कंप्लेन है उसको दर्ज करा सकती हैं। इसके बाद थाने से आपके पास एक आदमी आएगा या अधिकारी आएगा जो इस विषय में आपसे एक लिखित बयान दर्ज करेगा। और तो और कोर्ट ने आपको इतनी सहूलियत भी दी है कि अगर आपके साथ कोई संकीर्ण गुनाह हुआ है या किसी तरह का शारीरिक उत्पीड़न हुआ है और आप चाहती हैं कि उसका जो सेशन है वो इन कैमरा हो तो कोर्ट आपको इसकी भी सुविधा देगा। इन कैमरा का अर्थ है वहाँ पे प्रतिवादी, वादी और उसके बीच के वकील और सिर्फ जज साहब होंगे।
तो सोचिए आपको कैसे कितने महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। अब आते हैं चौथे अधिकार के बारे में। ये अधिकार है अनुच्छेद 42 के अनुसार महिलाओं को मर्टर्निटी लीव की सुविधाएं दी गई हैं। ये मर्टर्निटी लीव क्या है? जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें 6 महीने की अवधि दी जाती है कि वो अपनी छुट्टी अपने शरीर के हिसाब से उसको घटा बढ़ा सकती हैं ज़रूर, लेकिन 6 महीने की छुट्टी का प्रावधान है, ये उन्हें मिलना अनिवार्य है। इसको वो अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकती हैं और इस अवधि के बीच में उन्हें उनके कार्य से हटाना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए अगर महिला कंप्लेन करती है तो अधिकारी को 1 साल की जेल भी हो सकती है। ये जो मैटरनिटी लीव की सुविधा है, ये जो महिलाएं अबॉर्शन को फेस करती हैं उनके लिए भी एक समान ही है, उन्हें भी ये अधिकार दिया गया है। अब आते हैं महिलाओं के 5वें अधिकार एज अ कर्मचारी के रूप में। एक महिला कर्मचारी अपने कार्य स्थल पर या कार्य करते हुए कुल मिलाकर जब तक उनके बच्चों की 18 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कुल मिलाकर 730 छुट्टियां यानी 2 साल की अवधि का अवकाश ले सकती हैं। इस बीच ये कहकर कि उन्होंने छुट्टियां बहुत ली है या फिर वो अपने काम में तत्पर नहीं है, ये कहकर उन्हें कार्य से नहीं हटाया जा सकता। उन्हें एक सटीक रीज़न के बाद ही उनके कार्य से हटाया जा सकता है। यदि उन्हें हटाया गया तो वो कंप्लेन कर सकती हैं और इस कंप्लेन के बाद उन्हें उनके अधिकारी को 1 साल की जेल का भी प्रावधान है। अब आगे आते हैं महिलाएं एज अ गृहिणी के रूप में यानी हाउसवाइफ के क्या क्या अधिकार हैं। पहला अधिकार है कि सम्मान और ईमानदारी का अधिकार। ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। एक पत्नी का मैं कहूँगी कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार तो यही है कि वो अपने पति से ईमानदारी की आशा रखती है। हमारे भारत के कानून या यूँ कहें कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार एक हिंदू पुरुष केवल एक ही महिला से विवाह कर सकता है। यदि वह दूसरी विवाह करता है तो उसका दूसरा विवाह अमान्य घोषित होता है और उसकी पहली पत्नी इसके लिए उससे डिवोर्स की मांग कर सकती है। डिवोर्स की व्यवस्था हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में दी गई है। इसके अलावा यदि पुरुष या महिला विवाहित पुरुष या महिला किसी अन्य पुरुष या अन्य महिला के साथ किसी प्रकार के व्यभिचार में है यानी एडल्ट्री में है, शादी के बाद भी गलत संबंध में है, तो भी उसकी पत्नी उससे तलाक की मांग कर सकती है। अब आते हैं महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एक स्त्री के लिए है, वो है स्त्री धन का अधिकार। कि स्त्री धन क्या है? महिलाओं को जो संपत्ति प्राप्त है वो या तो अचल है या चल है, किसी भी तरह की हो सकती है। उसमें भले ही उसके पति का स्वामित्व होता है या उसके ससुराल वाले उसको रखते हैं या फिर उसके मायके वाले उसको रखते हैं, लेकिन उसका स्वामित्व का अधिकार मतलब उसे खर्च करने का या उसके ऊपर पूरे तरीके से जो कब्जा का अधिकार होता है वो एक स्त्री का होता है। चल और चल संपत्ति क्या है? चल संपत्ति है जो कि एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अचल संपत्ति है जैसे गहने हो गए, पैसे हो गए या फिर कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा हो गया। इन सब में महिलाओं का जो है अधिकार वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर ये उसका है तो वो सिर्फ उसी का है, उसमें उसके पति या उसके ससुराल वाले या उसके मायके वालों का कोई हक नहीं है। इसे उसका स्त्री धन कहा गया है, स्त्री धन के रूप में उसे संबोधित किया गया है। अब है निवास का अधिकार। एक पत्नी का यह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है कि वो अपने पति के साथ ही रहे। ये पति जो है, ये अगर पति का वो अपना घर नहीं है या वो भाड़े के घर में रहता हो या तो वो अपने पुश्तैनी घर पे रहता हो या अपने पैतृक संपत्ति में रहता हो, कहीं भी रहता हो, एक पत्नी का यह अधिकार है कि उसका जीवन उसके पति के साथ वो गुजारे, तो वो अपने पति के साथ रहे। तो ये उसका निवास का अधिकार उसे दिया गया है। यदि वो इसका उल्लंघन करता है तो इसके खिलाफ महिला आवाज़ उठा सकती है। आगे है महिलाओं को अधिकार है कि वो सम्मान के साथ जिए, एक सामाजिक स्थिति में अच्छी स्थिति में जिए। इसके लिए महिलाओं को अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत यदि पति महिला को किसी भी तरह से उत्पीड़ित करता है या उसे शारीरिक, मानसिक, मौखिक किसी भी तरह का शोषण करता है तो महिलाएं 498A का यूज़ कर सकती हैं। यदि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है या तो उसे दहेज के लिए मारा पीटा जा रहा है तो इसके लिए भी वो आवाज़ उठा सकती है। इसके लिए 498A की व्यवस्था की गई है। अगर आपकी शादी को 7 साल हो चुके हैं या उससे ज़्यादा की अवधि हो गई है तो ये थोड़ा कम कारगर है, लेकिन 7 साल के अंदर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मेरा आपसे निवेदन है
कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं अपना जीवन एक सही तरीके से जिए। साथ ही साथ महिलाओं को यह अधिकार है और उसका पति इसे पूरा करने के लिए बाध्य है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ एक पति इसके लिए बाध्य है अपनी पत्नी को देने के लिए। आगे आते हैं महिलाओं का अधिकार। एज अ साधारण स्त्री उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। एज अ साधारण स्त्री उनको अधिकार है 0 FIR का अधिकार। इसके अंतर्गत आता है 0 FIR का अधिकार। इसके अंतर्गत महिलाएं यदि शिकायत दर्ज कराना चाहती हैं तो वो किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये उसी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराए जहाँ का यह विषय है। महिलाओं को पीछा ना करने का अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है भाई महिलाओं के लिए। IPC की धारा 354D के अनुसार यदि किसी पुरुष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है यदि वह किसी महिला का पीछा करे, उसके मर्जी के खिलाफ बार बार मना करने के बाद भी उससे बात करने की कोशिश करे, ईव टीजिंग करे और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसे मॉनिटर करने की कोशिश करे, तो इसके लिए भी महिला एक स्टेप ले सकती हैं। आगे आते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के मामले में भी बहुत अधिक वृद्धि होते जा रही है महिलाओं के क्षेत्र में, तो इसके लिए भी कई सारी व्यवस्थाएं की गई है समाज में, तो उसके लिए भी महिलाएं अपना कदम उठा सकती हैं। और प्लीज़ आप आगे बढ़िए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो मुंह खोल के बोलिए कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि समाज आपका साथ दे या ना दे, कानून आपका साथ जरूर देगा। आगे आते हैं महिलाओं के लिए अशोभनीयता नहीं फैला सकते हैं पुरुष, यानी किसी भी महिला को सार्वजनिक स्थान पर आप किसी भी तरह की गाली गलौज नहीं कर सकते या फिर उन्हें घूर कर देख भी नहीं सकते। साथ ही साथ किसी भी अपमान